नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी के फेसबुक पेज पर। और लगातार हर दिन हम एक नई शख्सियत के साथ में आपसे मुलाकात करवाते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ में मौजूद हैं ज़ेवियर इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सरदार गुरदीप सिंह जी। और काफ़ी समय हो गया जिनको बच्चों को शिक्षित करते हुए, पढ़ाते हुए। जानेंगे उनके कुछ एक्सपीरियंस। और आज श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जयंती के उपलक्ष्य में भी उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा समागम करवाया जा रहा है पानीपत में 24 तारीख को। तो अभी सभी वहां पे पहुंचिए, हमारी टीम खुद वहां से लाइव करेगी। तो आइए जुड़ते हैं हम प्रिंसिपल सरदार गुरदीप सिंह के साथ में। सर, आपका स्वागत है नवतेज टीवी में। नवतेज टीवी देख रहे सभी ही दर्शकों को मेरी तरफ से, गुरदीप सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आप इस चैनल को लाइव देख रहे हैं, आप इस चैनल को प्यार करते हैं। तो आज हम कुछ अपने बातें हैं जो आपके साथ वो साझी करेंगे। जैसे कि राणा जी ने बताया कि हमारी जो ये मुलाकात है, इस मुलाकात का जो विषय रहेगा वो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो कि पूरी मानवता के गुरु हैं। हम उनके जीवन पर कुछ चर्चा करेंगे। उनकी जो महान उनकी कुर्बानी है, जो उनका महान बलिदान है, जो उन्होंने इस देश के लिए सेक्रीफाइस किया, हम उसके बारे में भी जो कुछ है बातें करेंगे। हिंद की चादर के नाम से जाने जाते हैं हमारे गुरु साहिब। और भारत सरकार के द्वारा भी लाल किले पर बहुत अच्छा जो है समागम करवाया गया, समारोह करवाया गया। तो क्या कहेंगे उनकी जीवनी के विषय में, जिस प्रकार उनकी जीवनी एक स्पष्ट किताब की तरह है। आज भी जो है हर एक स्कूल में उनकी शिक्षाओं को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, मुझे याद है 1948 में 1948 में यूएनओ ने एक बात कही थी कि जो गुरु तेग बहादुर जी हैं जी, ये इनकी जो कुर्बानी है वो ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए है। ह्यूमन राइट्स के लिए, मानव अधिकारों के लिए उन्होंने जो है अपना बलिदान दिया। बेशक जैसे कि आपने कहा हिंद की चादर, बेशक वो हिंदू धर्म के तरह खुद जो है जनेऊ है वो नहीं पहनते थे, मगर उनकी जो शहादत है वो बड़ी अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब हम कह सकते हैं बड़ी यूनिक है, जिसकी उदाहरण हमें नहीं मिलती। और बेशक वो खुद जनेऊ नहीं पहनते थे, मगर उनसे ये बात बर्दाश्त भी ना हुई कि जो औरंगजेब हमारे देश का बादशाह है जी, वो लोगों का जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये गलत है जी। सो उन्होंने जब उस समय 1675 में, नवंबर 1675 में अपनी ये शहादत दी, उस समय तक ये शब्द जो है मानव अधिकारों का ये लोगों की जुबान तक नहीं आया था। मगर उनकी जो दूरदृष्टि है वो इतनी विशाल है। चाहे फिर वो धर्म की रक्षा की बात हो, चाहे फिर देश की रक्षा की बात हो, तो गुरु तेग बहादुर साहब की जो कुर्बानी है वो लासानी है, उसकी उदाहरण हमें नहीं मिलती। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं कि गुरु तेग बहादुर साहब इस महान बलिदान के लिए जो तैयार हुए, वो केवल ऐसा नहीं कि मात्र कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन के तैयार हो गए जी। इसके पीछे जो बीज गुरु नानक देव जी ने बोआ था ना, ये उस बीज का एक बड़ा वृक्ष था। जो गुरु नानक देव जी ने 1526 ईस्वी में जब हमारे देश पे बाबर ने हमला किया था, जी, बाबर ने हमला किया, तो गुरु नानक देव जी ने उस समय अपनी क्रांतिकारी आवाज को बुलंद करते हुए बाबर का विरोध किया था। इसका परिणाम जो है हमें गुरु नानक देव जी की वाणी से मिलता है। जब हम देखते हैं गुरु नानक देव जी कहते हैं कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, जी। आपे दोष ना दे करता जमकर मुगल चढ़ाया। लिंक। सो गुरु नानक देव जी से ये जो बीज है कुर्बानी का, जो अन्याय के विरुद्ध बोलने का, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का, ये गुरु नानक देव जी ने ही बीज बोया था। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा श्री गुरु तेग बहादुर जी जिस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक में उनको बुलाया गया, उस समय के
बादशाह के द्वारा, तो जहां जहां जिस जिस स्थान पर रहे, आज उस हर स्थान पर, चाहे वो बैर साहब है, चाहे वो कैथल नीम साहब गुरुद्वारा है, चाहे वो गढ़ी नज़ीर है, गढ़ी साहब गुरुद्वारा है, तो पंजाब से जैसे जैसे जिन जिन स्थानों पर आए, आज उन तमाम स्थानों पर उनके चरण पड़े। वहां पर जो है मेले लगते हैं, अमावस्या के मेले लगते हैं, और विशाल जो है समारोह करवाए जाते हैं, उनकी शिक्षाओं को पढ़ाया जाता है, क्योंकि जात पात को ना देखकर उन्होंने एक समाज कल्याण के लिए, एक मानवता की भलाई के लिए अपनी आहुति दी, और ऐसी आहुति शायद मैं समझूंगा कि पूरे इतिहास में नहीं है। बिल्कुल सर। क्यों सर ऐसा, क्योंकि मिलना मुश्किल है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह की हम बात करें, तो पूरा सरबंस जिन्होंने अपने देश और कौम के लिए अर्पण कर दिया, तो क्या हमें भी उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए? देखिए सर, ऐसे है कि मुझे इस बात के लिए भी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार गुरु नानक देव जी ने ये बुराई के विरुद्ध क्रांति की आवाज बुलंद की थी। कुछ समय निकला जब फिर 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु बने जी। उस समय सर हमारे देश में मुगल साम्राज्य जो है पूरी तरह ताकत में आ चुका था जी। और जहांगीर जो बादशाह है वो तख्तो ताज पे बैठा था। तो जहांगीर ने उस समय मुसलमान जो इस्लामिक धर्म है उसको प्रमोट करने के लिए हिंदू या फिर गैर मुस्लिम लोगों पे जो अत्याचार हैं उनका दौर शुरू किया, जिसकी बगावत करते हुए 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने शांति के पुंज बनकर अपनी महान कुर्बानी दी। तत्ती तवी पर वो बैठे, शीश में गर्म रेत डाला गया, मगर वो अच्छाई के लिए लड़ते रहे, बुराई के विरुद्ध वो झुके नहीं, शांति के पुंज उन्हें कहा गया। फिर वक्त निकला जब गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी पीरी की 2 तलवारें धारण की कि सिर्फ अभी शांति से नहीं, शांति के साथ साथ हमें तलवार भी हाथ में उठानी पड़ेगी ताजो जुल्म का सफाया हो सके। फिर मैं बात करूं यहाँ पे, क्योंकि जात पात की जैसे आपने बात कही, यहाँ पे कोई जातिवादी भेदभाव की बात ही नहीं। हरिमंदर साहिब का नींव पत्थर रखवाया गया, वो एक मुस्लिम फकीर की तरफ से रखवाया गया, साईं मियां मीर जी। गुरु गोविंद सिंह जी, जैसे अभी आपने बात की कि उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। गुरु गोविंद सिंह की फौज में बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो ऊंची पदवियों पे थे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के लिए, जैसे पीर बुद्धू शाह जी हुए हैं एक जी, मुसलमान थे वो, मगर उन्होंने फिर भी गुरु गोविंद सिंह के फलसफे को, गुरु नानक देव जी के फलसफे को अपनाते हुए उन्होंने अपना परिवार है वो कुर्बान किया। गुरु तेग बहादुर जी की बात मैं करूं तो उन्होंने इस देश के लिए, इस धर्म के लिए कुर्बानी का वो जज्बा लोगों में पैदा किया, जिसकी बदौलत हम देखते हैं कुर्बानियों का दौर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अगर हम बात करें देश की आज़ादी तक ये सिलसिला है जो जारी रहा, उसके दौरान बहुत जो है ऐसे घटनाएं हुई जहाँ पे पंजाब के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को अपनी कुर्बानियां जो है वो देनी पड़ी हैं। काफ़ी कुछ जो है सीखने को भी मिलेगा आज, और अच्छा लगा, क्योंकि हमारे साथ में प्रिंसिपल गुरदीप जी हैं। गुरदीप जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपको कितना समय हो गया इस जो है टीचिंग लाइन में, और स्टार्टिंग में आपने कैसे शुरुआत की, और कौन से अभी स्कूल में, हमने स्कूल तो बता ही दिया कि ज़ेवियर स्कूल में हो, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपके जो है स्कूल के विषय में बातचीत की जाएगी, तो बताएं ज़रा अपने बारे में खुद। सर, जैसा कि सर ने आपको बता ही दिया, मेरा नाम गुरदीप सिंह और मैं ज़ेवियर इंटरनेशनल स्कूल में एक प्रिंसिपल के ओहदे पर जो है अपनी सेवा निभा रहा हूँ। राणा जी, मैं पिछले 10 साल से कंटिन्यू इसी स्कूल में हूँ, कंटिन्यू 10 सालों से। नेक्स्ट मंथ मुझे पूरे 10 साल हो जाएंगे, और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे एक ऐसे इन्वायरमेंट में टीचिंग करने का मौका मिला जो एक परिवार की तरह है। ज़ेवियर स्कूल में मैं 10 साल पहले आया था। सच बोलूं तो उससे पहले मैं कभी चीका में स्पेशल आया ही नहीं था। बिलोंग कहाँ से? मैं बिलोंग सर समाना डिस्ट्रिक्ट पटियाला से जी। तो फर्स्ट टाइम मैं चीका में, वैसे मैं दिल्ली कई बार गया, यहाँ से पास आउट होके गया, यहाँ से निकल के, मगर मैं स्पेशली चीका में नहीं कभी आया पहले।
तो मैं यहाँ पे 10 साल पहले आया था, तो उसी समय हमारे चेयरमैन सर मिस्टर लोक बासु राय जी, हमारी मैनेजर मैम श्रीमती मनीषा बासु राय जी, उनके साथ मुलाकात हुई। मैंने एक टीचर के तौर पे मैंने अपना ये स्कूल ज्वाइन किया और मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि इस स्कूल में मैंने इतना लंबा पीरियड कैसे व्यतीत कर दिया। आज मैं सोचता हूँ यार कि 10 साल पहले आया था मैं, मुझे लगता ही नहीं ये बात, क्योंकि इतना प्यार मिला यहाँ से, इतना स्नेह, बच्चों का स्नेह मिला, हमारे चेयरमैन सर मैडम, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई वो बाहर के हैं, हमें हमेशा अपने परिवार के मेंबर लगे। तो इस यही कारण है कि उसी प्यार और स्नेह की बदौलत जो है मैं इस स्कूल में अपनी सेवा जो है पिछले 10 सालों से वो निभाता आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कुछ और भी हम बातचीत करेंगे गुरदीप जी के साथ में, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोई स्कूलों की कई बार समस्या भी आती है, उन समस्याओं के विषय में बातचीत करेंगे। गुरदीप जी, आपके स्कूल का जो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो आप, किस तरह की, क्या क्या वहाँ पे आपकी जो खासियत है स्कूल की? सर देखो, वैसे तो ना हर स्कूल का सर इन्वायरमेंट जो होता है ना, स्कूल मैनेजमेंट चाहती है कि अच्छा इन्वायरमेंट ही क्रिएट किया जाए, मगर वो कर पाते हैं या ना कर पाते हैं ये अलग बात है। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो एक, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक परिवारिक माहौल जैसे हम रहते हैं। दूसरी बात, हम हर बच्चे को, टीचर को हम यही सिखाते हैं कि हर बच्चे की बात को आपने सुनना है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी, कई बार नर्सरी एलके यूकेजी क्लास का बच्चा भी, बातों बातों में हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। अक्सर क्या होता है, लोग ना उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, मगर अगर हम उस छोटे से बच्चे की बात को भी सुने तो उसकी बातों में भी कई बार हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है जी। अपने स्कूल की मैं बात करूं तो हमारे स्कूल में जो इन्वायरमेंट है, हम कोशिश करते हैं जैसे कि मान लो कोई फेस्टिवल्स हैं वो हम स्कूल में सेलिब्रेट करें। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक, जैसे कोई भी मान लो कोई ऐतिहासिक डे है, अर्थ डे था कल परसों, हमने उस पर भी चर्चा की स्कूल में। गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश उत्सव 400 साल, हम उस पर भी हम चर्चा करते हैं। इससे पहले बसंत पंचमी का त्यौहार निकला, वो हमने सेलिब्रेट किया। माता सरस्वती की पूजा हमने स्कूल में करवाई, हवन करवाए, स्कूल में मूर्ति स्थापित की। तो हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे बच्चे को लगे कि मेरे लिए शिक्षा बोझ नहीं है, ये जो माहौल है, जो स्कूल का माहौल है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। और आप यकीन मानोगे, यहाँ पे आके फिर बच्चे के अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं रहती। जब हम सारे त्योहार इकट्ठे मनाते हैं, सारे फंक्शंस इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, तो भाईचारक सांझ बढ़ती है। उस भाईचारक सांझ में से जब बच्चे स्कूल पास आउट करके स्कूल से बाहर जाते हैं, कोई हायर डेजिग्नेशन पे जाता है, तो जो चीज़ वो स्कूल से सीखा है, भाईचारक सांझ, मिलवर्तन, ये चीज़ उसके जहन में घर कर जाती है और वो एक अच्छा इंसान बन के यहाँ से निकलता है। सर, अक्सर देखा जाता है कि कोरोना काल के दौरान काफ़ी जो है स्कूल्स भी डिस्टर्ब हुए, उस डिस्टर्ब के साथ में काफ़ी जो मीडिया में वायरल भी हुई, क्योंकि कई पे माता पिता और ज़्यादातर प्रिंसिपल या चेयरमैन के साथ में सोशल मीडिया पर भी वायरल हो कि बच्चे को बाहर निकाला गया या उनके साथ में मिसबिहेव किया गया। तो क्या इस दौरान आपके स्कूल में भी कोई ऐसा मामला सामने आया, या आया तो फिर आपने किस तरह हैंडल किया? देखिए सर, नो डाउट कोरोना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे आगे। पर मैं समझता हूँ हमारा स्कूल लकी है, हम लकी हैं कि हमें ऐसे डिस्प्यूट्स देखने को नहीं मिले, बहुत कम। जी। कारण ये था कि पेरेंट्स की जो क्वेरीज थी, पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स थी, उसका कारण ये था कि हमारे बच्चे को कुछ स्टडी नहीं करवाई गई, हम फीस किस चीज़ की पे करें। मगर जब ये कोविड का जो है स्कूलों पे आक्रमण, मैं कह सकता हूँ, बढ़ा, हमने इस चीज़ को, हमारे सर ने दूरदृष्टि से इस चीज़ को पहले से ही ऑब्जर्व कर लिया कि ये समस्या छोटी समस्या नहीं है, ये बड़ी समस्या जाएगी जी। तो इसका सलूशन भी है। क्योंकि देखो, अगर कोई समस्या हम फेस करते हैं तो उस समस्या का कोई ना कोई सलूशन तो है ना, तो हमें चाहिए हम उस समस्या का जो सलूशन है उसे ढूंढें और उस चीज़ को हम जो है कैसे हरा सकते हैं। हमने क्या किया जी,
कुछ ऐप्स हमने ऐसी स्कूल की तरफ से बनाई। हमने ऑनलाइन क्लासेस का बहुत एक बढ़िया शेड्यूल बना के, आप यकीन मानो जैसे बच्चे स्कूल में एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, हर पीरियड का, हर सब्जेक्ट्स का एक टाइम है, तो हमने हर क्लास नर्सरी टू 12 हमने बिल्कुल एक प्रॉपर टाइम टेबल देकर हमने स्टूडेंट्स को शेयर किया, और हमारे स्टूडेंट्स ने जो है ऑनलाइन स्टडी जो बिल्कुल कंटिन्यू रखी। तो मैं समझता हूं पेरेंट्स को ये चीज़ नज़र आ रही थी, क्योंकि हम ये एक बात और बोलते थे कि जब स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो कोशिश करें पेरेंट्स में से फादर या मदर, कोई ब्रदर सिस्टर बच्चे के साथ रहे। तो वो भी देखते हैं कि वाकई ही स्कूल के टीचर्स के कितने बड़े एफर्ट्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट के कितने बड़े एफर्ट्स हैं, ये बच्चों की स्टडी को लेके कितना अवेयर हैं। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ा नहीं किया कि जैसे बाकी स्कूलों को शायद फेस करना पड़ा होगा, चाहे वो फीस के मामले में है, चाहे फिर कुछ और रीजंस हैं। हमारा जो है बिल्कुल जो रिलेशन हमारा पेरेंट्स के साथ कोरोना से पहले था और आज भी हमारा रिलेशन लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही है। नए एडमिशन में कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा? नहीं सर, नई एडमिशन बहुत अच्छी हो रही है जी बच्चे, क्योंकि कारण यही है इसका, मैं समझता हूँ कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी चर्चा हमें कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप देखते होंगे जब एग्जामिनेशन होते हैं उसके बाद बाकी स्कूल वाले गांव में जाते हैं, मतलब पेरेंट्स को कन्वेंस करते हैं कि हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को लेके आओ, मगर कभी आपने जेवियर स्कूल के टीचर्स को ऐसे करते नहीं देखा होगा, क्योंकि हम नहीं जाते। क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो हमें ये कुछ अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप ही हमारे पास आ जाते हैं। तो ये चीज़ है जो समाज में मैसेज पहुंचता है कि वाकई यार स्कूल ने कोविड के दौरान भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की। जितने हमारे सोर्सेज थे हमने उन सोर्सेज को अपनी तरफ से बेटर तरीके से यूज करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ उसी का परिणाम है कि आज भी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो विश्वास है जी। और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। गुरदीप जी, मैं सवाल करना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार युवा बढ़ रहे हैं, प्रतिभा बढ़ रहे हैं, इनाम भी जीत रहे हैं, आपको भी शायद सम्मान मिला अभी कुछ दिन यस सर, पहले यस सर, दिल्ली में, वो यस थोड़ा सर। बताइए दर्शकों को, फिर मैं अगला सवाल करूंगा हाँ, आपसे। एक्चुअली सर बात ऐसा है कि ना हम वैसे तो अपने स्कूल में टाइम टू टाइम बड़े कंपटीशंस करवाते रहते हैं। जी। ये भी मैं अपने स्कूल की खासियत बता दूं आपको। जैसे कल ही हमारे स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था, वो उसका टॉपिक जो था गुरु तेग बहादुर साहब के ही इतिहास पे था। जी। बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके अलावा हम और भी मतलब कंपटीशंस करवाते हैं। तो एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, अवंतिका, उनकी तरफ से जो है हर साल जो है मतलब हिंदी भवन में जो है टीचर्स के लिए, स्पेशल टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जी। तो उस प्रोग्राम के दौरान वो टीचर्स को इनवाइट करते हैं। इनवाइट के दौरान उनको जो है उनका जो सम्मान है वो दिया जाता है, क्योंकि ना ये बड़ी एक मैं समझता हूँ ज़रूरी है आज के टाइम में ना। आप राणा जी इस बात से एग्री होंगे कि आज से 20-25 साल पहले एक टीचर की जो रिस्पेक्ट एक स्टूडेंट के अंदर थी, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। बिल्कुल बिल्कुल। कमी आने का कारण भी मैं आपको बता सकता हूँ क्या है। वैसे वो कमी आई है, मगर अध्यापक को अपनी जॉब पे, अपने प्रोफेशन पे मान होना चाहिए, उनको मान होना चाहिए। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मैं बताया अवंतिका ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसे बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टाइम टू टाइम जो है टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनसे और बेटर रिजल्ट के लिए, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है जी, आत्मविश्वास जब बढ़ता है, इंसान पहले से दुगनी ताकत लगा के अपनी जो मेहनत करता है, एफर्ट्स करता है। और मेन बात सर जो है हमारा जो प्रोफेशन है एक ऑनेस्ट है, हम ऑनेस्टली अपने प्रोफेशन को परफॉर्म करें तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स में एक अच्छा मैसेज आता है, हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छा मैसेज आता है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो एक रोल मॉडल बन जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो जी, आप लोगों के सवाल भी पढ़े जाएंगे इसमें, और मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार अभी लगातार स्कूल्स के एडमिशन भी चल रहे हैं, तो
जो भी आपको अच्छा लगे, हम ये नहीं कहते कि आप ज़ेवियर स्कूल में आएँ, अगर आप एक बार विज़िट करते हैं तो वहाँ पर ज़रूर आइए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर हमारे साथ में कोई टॉक कर रहा है इस वक्त, तो ऐसा लगता है सभी को कि नवतेज टीवी कहीं ना कहीं इनके विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, आप एक बार विजिट कीजिए वहाँ पे जाके। जो भी मेरे जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे दर्शक हैं, मेरे दोस्त हैं, जुड़े हुए हैं ज़ेवियर, क्योंकि हम पर्सनली खुद जो स्कूल चेयरमैन हैं उनके साथ में, बासु जी हैं उनके साथ में खुद मिले हुए हैं और बेहद ही अच्छे नेचर के हैं। और अगर बात करें हम उनकी, तो उनका जो स्टडी का है वो तरीका थोड़ा अलग है और बच्चे बहुत जल्दी उसमें फॉलो करते हैं। तो गुरदीप जी ये बताएं कि जिस प्रकार शिक्षा के साथ साथ में बच्चे युवा जो नशे के जो है लगातार एक कर्म चल पड़ा, चाहे वो मैट्रिक के हैं चाहे प्लस टू के हैं, अगर हम ग्रामीण इलाकों की ज़्यादा बात करें तो लड़के लड़कियां भी इसी दलदल में हैं। नशा लगातार बिक रहा है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की सीमा पर भी है इस वक्त। तो इसके विषय में क्या कहें, किस तरह जो है मोटिफाई कर सकेंगे हम अपने बच्चों को? सर एक्चुअली ना, मैं समझता हूँ आज के समय में ना हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारी युवा पीढ़ी का ये एक बहुत बड़ा दुखांत है। क्योंकि अगर कोई इंसान जब गलत लाइन पे चला जाता है सर, उसको उस लाइन से वापस लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा है कि हम उसको पहले उस लाइन पे जाने से रोकें, पहले उसको अच्छी गाइडेंस दें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आज की जो युवा पीढ़ी है खासकर जो नशों की तरफ बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ इसके लिए सबसे पहले हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्हें अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। वो कैसे समझेंगे? आप देखो, यूथ फॉलो करते हैं आज के सिंगर्स को, यूथ फॉलो करते हैं टेलीविजन में दिखाने वाली एडवर्टाइजमेंट को, यूथ फॉलो करते हैं जो फिल्मों में, मूवीज में उनको परोसा जाता है। जो चीज़ हम थाली में परोसेंगे टेस्ट तो वही आएगा जी। तो जब कोई इंसान मैच्योर हो जाता है, 30+ का हो गया, तो उस पर इस चीज़ का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता। मगर जो युवा पीढ़ी है जो किशोर अवस्था में आ रही है, उस पर इस चीज़ का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो वो चीज़, वो लोग इस दलदल में जो है चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट, सरकार जो नशे के जो तस्कर हैं उस पर अगर वो शिकंजा कसे, अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। दूसरी बात, बच्चों का ध्यान स्पोर्ट्स में लगाना जरूरी है। आजकल के टाइम में घर में एक एक दो दो बच्चे हैं, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन के बाद होमवर्क, सारा दिन निकल गया। तो बच्चों के पास पेरेंट्स, अगर बच्चा बाहर भी खेलने जाता है, पेरेंट्स जल्दी जल्दी अलाउ नहीं करते उसे। तो ये भी एक चीज मैं मानता हूं कि अगर बच्चा अपनी जो पावर है, अपनी शक्ति है, उसको स्पोर्ट्स में लगाए, किसी अच्छी जगह पे लगाए, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तीसरी बात, मैं समझता हूं जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या भी है देश की। क्योंकि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बड़ी मुश्किलों के साथ पढ़ाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, पेरेंट्स को भी कुछ होप होती है कि मेरा बच्चा कुछ बेटर करेगा, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, अपने लिए कुछ अच्छा करेगा जी। पर जब उसको, बच्चे को उसका जो उसकी स्टडी का जो सही रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, कई बार नशे की तरफ चला जाता है। ये भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर मैं चाहता हूं, अगर स्कूल के शिक्षक, उसके बाद पेरेंट्स और गवर्नमेंट, ये तीन चीजें हैं, अगर ये अपना जो रोल है, जो बनता रोल है, बिल्कुल अदा करें, तो मैं समझता हूं इस समस्या को हम जल्दी ही समाज से खत्म कर सकते हैं। बाकी हमें कोशिश सभी को करनी पड़ेगी। जहां पे भी हमें लगता है कोई इंसान गलत रास्ते पे जा रहा है, आप ये ना समझो कि आपका वो क्या लगता है, कोशिश करो उसको गाइड करने के लिए, उसको उस दलदल से बाहर लेके आने के लिए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है समाज को अच्छा करने की। बिल्कुल सही बात है। समाज, हम जो है जिम्मेदार इस वक्त जो हैं, चाहे वो अध्यापक हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो पत्रकार साथी भी क्यों नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नशे की दलदल में काफ़ी युवा, क्योंकि हम गांव भागल में गए 3 रोज़ पहले, वहाँ पे हमने कवरेज दिखाई, वहाँ पे कवरेज दिखाई तो वहाँ पे ग्रामीण वासियों ने बताया कि यहाँ पे जो है लड़के
12, 13, 14 साल के लड़के आते हैं, वो इंजेक्शन लगवाते हैं यहाँ पे, इंजेक्शन सिगरेट वगैरह या सुल्फा वगैरह वहाँ पे पीते हैं। तो हमने वो भी आपको कवरेज दिखाई, लेकिन धीरे धीरे अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो ये क्रम बढ़ता रहेगा और उनकी गिनती बढ़ती रहेगी, मौत के आंकड़े बढ़ते रहेंगे। जो माता पिता है अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं या बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा है, क्योंकि महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों से आप माता पिता को थोड़ा केयर करनी पड़ेगी अपने बच्चों की, और कहाँ पे आपका बच्चा जा रहा है, स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा, चाहे वो सरकारी स्कूल है। कि अक्सर ये होता है कि बच्चे सरकारी स्कूल में घर कहते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, लेकिन वो स्कूल जाने की बजाय कहीं और मटर गश्ती कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ में कुछ साथी जुड़े हैं, उनके साथ में हम बातचीत करेंगे। विलायती वर्तिया जी, धन्यवाद, आपका स्वागत है नवतेज टीवी में। बी जी हर्ष जी हैं, धन्यवाद आपका जी। सपना बंसल, धन्यवाद। तरसेम कंबोज जी, वेरी नाइस राणा जी, धन्यवाद आपका जी। साहब सैर जी हैं, बलजिंदर महरोग जी हैं। बलजिंदर महरोग जी, 4th क्लास की कितनी फीस है सर? सर वो आप स्कूल में जाके पूछिएगा जरा, कोई बात नहीं। नवतेज टीवी की तरफ से अगर आप जाओगे तो आपको 10% अलाउंस मिलेगी। कोई बात नहीं सर, शमशेर मान सिंह रखिए। है दाबन खेड़ी से। काफ़ी समय शमशेर सिंह ने अपना स्कूल चलाया दाबन खेड़ी में और बेहद ही अच्छा वक्ता भी रहे हैं और हमारे परम मित्र भी हैं। बलजिंदर भुक्कल खरोदी से हैं। इनका सवाल है सर, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच फीस और बुक्स के खर्चों के बीच समन्वय होना चाहिए, जिससे कि गरीब और अमीर के बीच की खाई ना पैदा हो और सभी के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में आसानी से पढ़ाई कर सकें और गरीबों को अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना। देखिए बलजीत जी, मैं आपको जवाब देता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट स्कूल के ये जो गैप है ये तब तक जो है समाप्त नहीं हो सकती जब तक हमारी सरकार डेवलपमेंट नहीं करती उन सरकारी स्कूलों के, अच्छे टीचर्स नहीं देती वहाँ पे। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने बहुत ज़्यादा पे करना होता है सरकार को, या यूँ कहें कि अगर हम किताबों की बात करें तो गवर्नमेंट की किताबें अलग हैं, प्राइवेट स्कूल की अलग है, हर सेशन में बदलती हैं, वो भी हम सवाल करेंगे। लेकिन ये आपका जो है हम सवाल ज़रूर रखेंगे भी। और हुक्म सिंह जी का सवाल है, प्राइवेट स्कूल वाले कोरोना काल के समय की फीस क्यों वसूल रहे हैं, जबकि कई बच्चे पूरे साल में 1 महीना भी स्कूल नहीं आए। फीस ना देने से कई बच्चों को एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया गया। बताएं सर इस सवाल का जवाब। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन किया है हुक्म सिंह ने। हाँ जी हुक्म सिंह जी, आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, आपने सवाल किया है कि कोरोना काल के दौरान जो स्कूल है वो फीस क्यों मांग रहे हैं। चलो ठीक है, ये आपकी तरफ से जो क्वेश्चन है आपने किया है, पर आपको मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। स्कूल में जो स्टाफ मेंबर्स हैं, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे पास नियर अबाउट 70 एम्प्लॉयज़ हैं, 70 एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि 70 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कोरोना काल के दौरान टीचर्स हैं, जो पॉसिबल था उन्होंने ऑनलाइन स्टडी करवाई। जो टीचर्स हैं उनका भी अपना एक परिवार है। जो स्कूल है उसने टीचर को पे भी करना है। स्कूल के पास फीस के अलावा कोई और सोर्स भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो अपने टीचर्स को पे कैसे करे, इसका जवाब भी नहीं हमें मिल सकता, कोई सोर्स ही नहीं है कोई और। इसके अलावा स्कूल के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, जिनकी पासिंग का खर्चा है उनके, आप यकीन मानोगे सर, पिछली बार जब कोरोना काल आया ना, हमने अपनी स्कूलों की बसेस के इंश्योरेंस करवाए, स्कूल बसेस के इंश्योरेंस करवाए जी। और आप यकीन मानोगे सर, 15 दिन के बीच क्या हो गया, स्कूल बंद हो गए, सिर्फ 15 दिन के बीच। आप यकीन मानोगे सर, बसेस के इंश्योरेंस का खर्चा लाखों में, आपको पता है जी। तो स्कूल के पास तो कोई और सोर्स है नहीं। और जो पेरेंट्स है वो इस चीज को समझे, कोऑपरेट करे। हमारा मकसद यहाँ पे बच्चे की स्टडी करवाना है। अगर हम ये चीज बच्चे के माइंड में रखेंगे कि टीचर फीस क्यों मांग रहे हैं या फिर स्कूल फीस क्यों मांग रहे हैं जी, तो मेरे हिसाब से बच्चे के लिए ये अच्छा मैसेज तो नहीं है। ना तो वो उसके मन में स्कूल के तरफ कोई रिस्पेक्ट रहेगी, ना ही उसके मन में अपने टीचर के प्रति कोई रिस्पेक्ट रहेगी। उसको लगेगा मेरे पिताजी, मेरे पेरेंट्स बड़े मुश्किल से, मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी वो फीस पे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो अध्यापक देश के निर्माता हैं, तो वो जो निर्माण उन्होंने करना है वो कैसे होगा फिर। तो प्लीज इस चीज को समझें। स्कूल के साथ टीचर जुड़े हुए हैं, उन टीचर के साथ उनकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। तो उन फैमिली को चलाने के लिए, क्योंकि एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, टीचर जहां पे हम जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन दिहाड़ी से एक बंदा ले आए और शाम को दिहाड़ी दी ले भी अपने घर में जा, तो
नेक्स्ट डे जब आपकी जब जरूरत होगी उस दिन आपको बुला लेंगे, दिहाड़ी फिर आपको दे देंगे। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मंथली जो सैलरी है टीचर्स की वो देनी होती है। तो मैं जैसे कि पहले बोला कि स्कूल के पास कोई और सोर्स नहीं कि वो टीचर्स की सैलरी कहीं और से निकाल सके। तो सर आप इसी को जी समझने की बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करें। बात सही है। हमने कई ऐसे प्रिंसिपल्स के बाइट भी की, जैसे गुरु नानक अकेडमी है उनके, या फिर ग्रीनफील्ड स्कूल की है, क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर पेरेंट्स ज़्यादा फीस नहीं दे सकता तो कुछ परसेंटेज दे, ताकि स्कूल का भी खर्चा चल पाए। और कोरोना काल के दौरान जो महामारी चली, सभी जो है पूरा जो है वर्ल्ड जो कहें इसमें इसकी चपेट में था, तो वो एक दूसरे का सहयोग भी कर सकें। और रिंकू रंगा जी धन्यवाद आपका। बलजीत बुक्कल का सवाल है, आपका जवाब दे दिया मैंने। और ये भी गुरु राणा जी धन्यवाद। बुक्कल जी आप हमेशा ही हमें कमेंट्स करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं ये चाहता हूँ कि जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो किसी को प्रेशराइज ना करें, क्योंकि मैं कल इसी वक्त लाइव था, इसी टॉपिक पे था कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी क्यों हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं सर आप खुद एक प्रिंसिपल रहे हैं, अगर आप कहीं किसी बच्चे को बोल दोगे स्कूल में या माता पिता को बोल दोगे, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। जी असल में ना देखो सर, फीस पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बच्चे की नहीं है, वो स्टूडेंट की नहीं है, बिल्कुल, वो है उसके पेरेंट्स की। पेरेंट्स। ठीक है ना सर। तो मैं तो खुद चाहता हूं, अगर मान लो किसी भी स्कूल में, मैं अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा, चाहे किसी भी स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, आपको लगता है कि उसकी जो फीस है काफी टाइम से पेंडिंग है, तो उसके पेरेंट के साथ कांटेक्ट किया जाए, उनके माँ बाप के साथ कांटेक्ट किया जाए। बच्चे को प्रेशराइज करने का कोई फायदा नहीं जी क्योंकि बच्चे को तो इससे तो हम जो फीस है वो ले ही नहीं सकते। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसके लिए डायरेक्ट चाहिए कि पेरेंट के साथ कांटेक्ट हो और उनको ही इस बात को समझाया जाए कि भाई आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में है, आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से तो आती नहीं, इसलिए उनकी बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो फीस तो पे करनी होगी वहां पे। देखिए सर, अक्सर ये होता है कि कई स्कूल्स के मामले भी है, मैं नाम नहीं किसी भी स्कूल का लूंगा, कि बच्चों को एग्जाम से निकाला गया, तो वो एक सामाजिक तौर पे भी हम अगर सोचे तो गलत है ना। सर बिल्कुल बिल्कुल सरकार की गाइडलाइंस ये कहती है कि सर। आप बच्चे को स्कूल से या एग्जाम से बाहर नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सर। कोरोना काल तो सभी पे है, प्राइवेट स्कूल पे भी है, सर। वो आम माता पिता पे भी है। यस अगर कोई नॉर्मल बच्चे पढ़ाना चाहते हैं तो फीस की एडजस्टमेंट करनी होती है, बिल्कुल सर। लेकिन आप वो बच्चे को नहीं कह सकते। आपका बिल्कुल सर। सही है इनका आंसर, की उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, उनके माता पिता को बुलाएं कि सर आप फीस पे कीजिए या कुछ कम ज्यादा करके दीजिए, ताकि जो सभी का सहयोग हो सके। और बिल्कुल हुक्म सिंह का एक और सवाल, जब बच्चे को एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, बच्चे का साल भी खराब हो गया, बिल्कुल, और फिर भी फीस लेना बनता है। नहीं, ये तो बिल्कुल बात बिल्कुल हुक्म सिंह गलत है, हाँ की जी। गलत है, उन स्कूलों के लिए गलत है ये चीज जो कर रहे हैं। अगर एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया तो एग्जाम तो उनके हाथ में है, वो दोबारा एग्जाम भी करवा सकते हैं। और देखिए, जो साल खराब होने की बात है उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि बच्चे सभी के जो है, चाहे वो चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, सभी के बराबर है। तो ऐसा नहीं, उस बच्चे के साथ में इंसाफ होना चाहिए, और उस स्कूल को दोबारा से उसका जो है, मैं चाहूंगा कि दोबारा से उनका जो करना चाहिए, ताकि उस बच्चे का भविष्य खराब ना हो। कहीं ना कहीं माइंड में प्रेशर हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा। ऐसे कई बच्चे हमारे पास में आए। तो फिलहाल ये मोटिवेशन जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि प्रतिदिन हम हर एक स्कूल के, हो सकता है कि हर एक स्कूल कोशिश करेंगे कि प्रत्येक प्रिंसिपल या प्रत्येक चेयरमैन को लिया जाए लाइव पे, क्योंकि ये मोटिवेशन अगर हम नहीं देंगे प्रिंसिपल जी, तो कैसे मतलब आम जनता तक आवाज पहुंचेगी। क्योंकि जो सुजेशन है, सुजेशन बहुत एक सोल्यूशन होता है, सुजेशन एक सोल्यूशन होती है। ठीक है, तो आप सभी मिलजुल के ऐसा कीजिए, ताकि किसी भी जो अगर बच्चा पढ़ रहा है कोई प्रेशराइज ना हो। और अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे समाज के प्रति, जिस प्रकार लगातार घटनाएं चल रही हैं, दुर्घटनाएं चल रही हैं, नशाखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार भी चल रहा है, अगर बात करें तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा, खासकर क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो टीचिंग है जी, तो मैं समाज के सभी लोगों को, स्पेशली मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा जिनके बच्चे किसी ना किसी स्कूल में हैं, कि वो हमेशा स्कूल के साथ कोऑपरेट करके चले, किसी मुद्दे को बड़ा इशू ना बनाया जाए, क्योंकि हमारा मकसद किसी स्कूल के साथ
जो है वो दुश्मनी तो नहीं है। हमारा मकसद तो अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है। जब वो अच्छा इंसान बन जाएगा, उसमें अंदर भ्रष्टाचार जो आपने कहा वो गुण भी नहीं आएगा, वो नशों की तरफ भी नहीं जाएगा, वो अपने माता पिता अपने अध्यापकों का आज्ञाकारी भी बनेगा। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है एक स्टूडेंट को एक अच्छा नागरिक बनाना, वो हमारा मोटिव तभी तभी पूरा हो सकता है अगर हम इस चीज को पूरा समाज अपनी जिम्मेवारी समझे, सभी स्कूल्स अपनी जिम्मेवारी समझे, अध्यापक इवन के पेरेंट्स सबसे पहले। मैं एक बात छोटी सी बताना चाहूंगा, और खास करना कई बार क्या होता है पेरेंट्स आके ना सारा दोष टीचर पे ही लगा देते हैं कि देखो जी पूरा साल आपके स्कूल में बच्चा रहा और इसने कुछ किया तो है नहीं। तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि प्लीज आप एक बात समझें, अगर आपको लगता है आपका बच्चा किसी भी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो कम से कम मंथ में एक बार आके आप अपने बच्चे की रिपोर्ट लें, ताजो हर मंथ आप जब जाके रिपोर्ट लोगे तो आपको अंत में कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा या फिर आपको ये कहने की नौबत नहीं आएगी कि हमारे बच्चे ने तो पूरे साल में कुछ किया ही नहीं। क्योंकि अगर बच्चे में कोई कमी है तो वो आपको साथ साथ पता चलेगी और उसको स्कूल और पेरेंट्स मिलके उसको इंप्रूव करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके बच्चे को किसी शिक्षा की दिक्कत आ रही है या स्कूल में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप पर मंथ अपने बच्चे के पास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या प्रिंसिपल से या चेयरमैन से सवाल जवाब करते हैं, आपके बच्चे की जो है रेशो है वो पता चल पाएगी कि किस फील्ड में भी जाना चाहता है, ये भी बताना चाहूंगा मैं। तो वो एक रैंकिंग अपने बच्चे की कर सकते हैं आप। और रही बात अगर कोई शिक्षा के प्रति, कोई आप स्कूल के प्रति आपको कोई शिकायत है तो वो आप वहां पे कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे का भविष्य बन सके। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार मेरे साथी काफी अक्सर ये कहते हैं कि फीसें बहुत ज्यादा हैं, तो फीसें ऐसा नहीं है कि खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो जायज है प्राइवेट स्कूल वो उनको भी जायज करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे पास में सर ये भी रहता है कि एक पब्लिशर को किताबें जो है वहां से एक पब्लिशर से बोलते हैं किताबें ली जाएं, और स्कूल में भी कहा जाता है कि यहीं से किताबें ली, क्योंकि ये काफी, क्योंकि कई कई पेरेंट्स ने क्या है कि कई कुछ किताबें पूरा सेट नहीं ले पाते, क्योंकि 4 से 5 हजार का सेट बनता है, कई पेरेंट्स नहीं पे कर पाते, तो खुली किताबें नहीं मिल पाती। तो इनका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए सर ऐसे है, जो बात है प्राइवेट जैसे आपने बोला किस उस पब्लिशर की, असल में सर क्या होता है जब सेशन स्टार्ट होता है जी, उस समय सर सभी पब्लिशर कंपनी के स्कूल में आते हैं, विजिट करते हैं जी, अपनी अपनी जो बुक्स हैं उनके सेट वो स्कूल को एज अ सैंपल वो देते हैं। जी, तो उसके बाद सर एक टीम बिठाई जाती है वहां पे जो उस सब्जेक्ट का एचओडी है, जिसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है। वो 4-5 की बुक्स एक टेबल पे रखते हैं, वहां पे वो उन चीजों को जो है ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें से कौन सी बुक हमारे क्लास के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि देखो उस क्लास में उस टीचर के बच्चे भी पढ़ते हैं, कभी ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं ऑलमोस्ट सभी के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। तो वहां पे क्या होता है जी, फिर एक बुक सेट जो है वो तैयार कर लिया जाता है, चूज कर लिया जाता है। उसके बाद कभी ऐसा नहीं होता कि हम ये जाके बोलें किसी दुकानदार को कि हाँ इसी दुकान से आपने बुक लेनी है, नहीं, आप चिका में चले जाओ, हमारे स्कूल की बुक्स हर अच्छी दुकान से मिल जाएंगी। मैं अब ये बोल रहा हूँ हर अच्छी दुकान से, बड़ी दुकान से आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, इसमें बुक्स मिल सकती हैं। दूसरी बात आपने कहा जी, जैसे कि मान लो बुक सेट कंप्लीट खरीदना है या फिर 1 बाय 1 बुक खरीदनी है ना, ये चीज है। इसमें क्या होता है सर, देखो जैसे भी सेशन स्टार्ट हो चुका है, आज 23 हो चुकी है, ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स, 67% स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं बुक्स वो खरीद चुके हैं, परचेज कर चुके हैं। जो सिलेबस है सर वो बिल्कुल जो है गो थ्रू जा रहा है, सिलेबस जो है कंटिन्यू अभी स्टार्ट हो चुका है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं सर, आप यकीन मानोगे, एग्जाम फर्स्ट टर्म के आगे आगे उस टाइम उनको ध्यान आता है कि हमने तो बुक भी खरीदनी है, बुक्स तो ली ही नहीं, ठीक है ना। तो उस टाइम सर फिर टीचर एक अच्छा रिजल्ट कैसे दे पाएगा? हर टीचर को पता है जब वो टीचर जा रहा है क्लास में, मगर उस क्लास के स्टूडेंट्स के पास अगर बुक ही नहीं है, देखो वो तो फिर कहेगा ही ना टीचर कि भैया आप बुक लेके आओ, बुक के बिना मैं आपको कैसे स्टडी कराऊं क्लास में, और होमवर्क भी नहीं हो सकता सर। एक्चुअली आजकल ना सर जो बुक्स है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें सर क्या होता है, जैसे ना मतलब कई पेरेंट्स बोलते हैं जी बुक्स चेंज करते हो आप हर साल, हो सकता है आपका भी आगे ये सवाल होता। जी बिल्कुल। एक्चुअली सर होता क्या है जी, आप ना बुक्स को देखें, बुक्स में क्या होता है सर,
हर बुक के लास्ट में कुछ एक्सरसाइज दी जाती है। जैसे मान लो एमसीक्यू हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कुछ और एक्सरसाइजेज हो गया, है ना जी। सर। अगर ना हम हर चीज को अपनी नोटबुक में राइट करने लग जाएं तो मेरे हिसाब से ये साल के 365 दिन तो बहुत कम रह जाएंगे। 365 दिन पूरा एक सेशन मैं समझता हूं उन बुक्स को कवर करने के लिए बहुत कम रह जाएगा फिर। इसलिए सर जो बुक्स होती हैं उनमें बहुत सारी एक्सरसाइज जो हर स्कूल में ही होता है, उनको सर वो स्कूल में बुक में ही करवाई जाती हैं। ये सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं होता। अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें ना, विदेशी कंट्रीज में भी ऐसे होता है। वहां पे जो बुक्स लगवाई जाती है स्टूडेंट पे इतना बर्डन नहीं होता कि भाई वो इतनी कॉपीज ले लेके। आप यकीन मानोगे अगर ऐसा ना हो तो पेरेंट्स की शिकायत ये होगी कि हमारा बच्चा सारा दिन रात लिखता ही रहता है जी, क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन है जी? कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कहेंगे हर सब्जेक्ट की 5-5 कॉपी लगवा दी आपने, फिर तो लगेंगी जी। तो ये चीज को समझना चाहिए पेरेंट्स को जी कि बिल्कुल बिल्कुल गुरदीप जी, आपकी बात सही है बिल्कुल। और आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। और जिस प्रकार लगातार हर एक दिन हम नई शख्सियत के साथ मुलाकात करवाते हैं, आज हमारे साथ में थे एजेवियर इंटरनेशनल स्कूल चीका के प्रिंसिपल सरदार गुरदीप सिंह जी। और बेहद अच्छे सवाल भी रहे और उनके जवाब भी अच्छे रहे। और आप भी हमसे हमेशा जुड़े रहिए। और आप लोगों का धन्यवाद जो आप इतना सहयोग देते हो नवतेज टीवी को। अगर आपके पास में भी कोई समस्या है आपके गांव के प्रति, आपके वार्ड के प्रति, तो आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारी टीम कवरेज के लिए वहां पर हमेशा तैयार रहेगी। तो जल्दी ही हम नवतेज टीवी के माध्यम से इस मंच से बड़े नए खुलासे करेंगे। और उम्मीद है कि आप हर वो खुलासा जरूर देखेंगे और तमाम जो अधिकारी देख रहे हैं वो भी जरूर देखेंगे। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए। फिलहाल अभी इतना ही। नवतेज टीवी, भरोसा सच का। धन्यवाद। धन्यवाद।